देखो, पॉलिटी में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद की समितियाँ। तो समितियाँ क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पॉलिटी में अनुच्छेद 93 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके बाद 93, 94, 95, 96 इसमें जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं है। तो डायरेक्ट हम सीधे पहले अनुच्छेद समितियों पर आते हैं। इनसे जो क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे देखो, अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, तो हम सब वो अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो हम समितियाँ पढ़ेंगे। समितियाँ क्या होती हैं? देखो, सरकार जो होती है वो सरकार जो अपने विभिन्न कार्य, सरकार के मतलब संसद भवन में जो हमारी सरकार है तो वो विभिन्न कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से करती है। समितियाँ का मतलब क्या है? समितियाँ का मतलब ये है, मान लो जो परिवार आपकी फैमिली है, तो फैमिली में क्या कर दिया गया, जितने लोग रहते हैं तो बहुत सारे कार्य होते हैं। एक घर को संचालित करने के लिए तमाम कार्य होते हैं कि नहीं, है ना? तो उसी तरीके से क्या होता है, सरकार को संचालित करने के लिए उसके पास भी बहुत से कार्य होते हैं। तो घर में क्या है, कुछ विशेष व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जैसे माता की जिम्मेदारी क्या है, वो खाना बनाना, घर का काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये माता का कार्य। पिताजी का कार्य क्या है, बाहर के कार्य जो हैं वो करके लाना। भाई अगर है छोटा तो वो छोटे मोटे काम कर लेगा। सबका अपना अलग अलग है, तो वो अपनी अपनी उनकी समितियाँ होंगी। घर के कार्य की समिति जो हम समझ सकते हैं कि घर का कार्य कौन करेंगी, माताएं बहनें वो लोग करेंगी। बाहर के कार्य जैसे बाहर जाना, बाजार जाना, सब्जी लाना, ये सब काम कौन करेगा, तो भैया लोग करेंगे। और रुपये पैसे कमा के लाएंगे कौन, पिताजी। तो वित्तीय वाला काम सब पिताजी का होता है ना। ऐसे ही सरकार जो है वो अपने विभिन्न कामों को संचालित करने के लिए अलग अलग प्रकार की, या संसद जो है अपने विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए अलग प्रकार की समितियां गठित करती है। समितियां में कुछ सदस्य होते हैं और ये सदस्य जो होते हैं उन कार्यों को वो करते हैं। समझ पा रहे हो? तो कुल प्रकार की समितियां कितनी हैं ये पहले समझ लेते हैं। तो समितियां आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ग्रुप होता है लोगों का, ये लोगों का ग्रुप जो है, संसद जो है इन्हीं ग्रुपों की सहायता से क्या करता है, अपने कार्यों को करता है। बात समझ पाए? समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है। स्थायी समितियां कैसी होती हैं, जो परमानेंटली बनी रहती हैं, ठीक। लेकिन अस्थायी समितियां कैसी होती हैं, ये कभी कभी मतलब जब जरूरत पड़ती है तब इनको उपयोग में लाया जाता है। स्थायी, अस्थायी, या इसको तदर्थ भी कहते हैं। अंग्रेजी में भी याद कर लो इनको, स्टैंडिंग कमेटी, उसको बोलते हैं एडहॉक कमेटी। ठीक है, बात समझ पाएगी नहीं? तदर्थ का मतलब है जो थोड़ी समय के लिए आई है, समझ रहे हो? परमानेंटली ये नहीं रहती। बाकी ये वाली समितियाँ कैसी रहती हैं, परमानेंटली रहती हैं। तो हम इधर पहले देखेंगे जो समितियाँ हैं कौन कौन सी हैं। स्थायी वाली, तो स्थायी में सबसे पहली है वित्तीय समिति। इन समितियों के पहले हमें नाम भी पूरा याद रहना चाहिए सीरियल से कि स्थायी कौन सी हैं, अस्थायी कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में 3 प्रकार की समितियां होती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वित्तीय समिति एक कैसी समिति है ना, या पूछ लेगा प्राक्कलन समिति कैसी है, तो स्थायी है। कैसी है? स्थायी। तो वित्तीय समिति में 3 प्रकार की समितियां आती हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। ठीक है, दूसरी समितियाँ कौन है, विभागीय समिति। दूसरी समिति कौन है, विभागीय समिति। ठीक, तो पहली वित्तीय समिति, दूसरी विभागीय समिति। इसके बाद तीसरी समिति जो है वो जांच समिति है। तीसरी समिति कौन सी है, जांच समिति। तीसरी समिति का नाम है जांच समिति। चौथी समिति जो है इसे हम कहते हैं सदन समिति। ठीक है, चौथी समिति का नाम है सदन समिति। 5वीं समिति का नाम है अन्वेषण समिति। लेकिन इसी समिति का एक और नाम है SC ST या अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, समिति भी इसको कह देते हैं। इसके अलावा सेवा समिति। ठीक है, तो कुल लगभग 6 प्रकार की समितियां हमें यहाँ मिली। कौन कौन सी, पहले फिर से याद करेंगे, वित्तीय, विभागीय। वित्तीय विभागीय दो एक साथ याद कर लेंगे, वित्तीय विभागीय समिति। ये समितियां याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन का उदय देख 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सी स्थायी समिति नहीं है। तो जब तक तुम्हें स्थायी समिति नहीं पड़ी और 3 दे दिएगा, 3 में 2 दे देगा तुम्हें स्थायी, अस्थायी और अस्थायी समिति नहीं है तो 3 अस्थायी दे देगा, 1 अस्थायी दे देगा। ठीक है, तो जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि स्थायी कौन है, अस्थायी कौन है, तुम कैसे ढूंढ पाओगे? तो वही बात है। पहले 2 समितियां कौन कौन सी हैं इनको याद कर लो, वित्तीय हो गई, विभागीय हो गई। वाह से दोनों का नाम है, वित्तीय विभागीय। ठीक है, फिर दूसरी यहाँ पे फिर याद करेंगे जांच समिति और सदन समिति। ये 2 एक साथ याद कर लो, जांच समिति, सदन समिति। जांच समिति, सदन समिति। फिर 2 ये एक साथ याद कर लो, अन्वेषण सेवा, अन्वेषण सेवा। ठीक है, तो वित्तीय विभागीय और फिर जांच सदन, वित्तीय विभागीय, जांच सदन, अन्वेषण सेवा। ठीक है, याद हो गई कि नहीं? तो इन्हीं को हम पहले पढ़ेंगे। जबकि अस्थायी जो समितियां होती हैं उनमें कौन कौन सी है, प्रवर समिति, या इसी के तरीके का और होती है संयुक्त प्रवर समिति। इनको अलग अलग पढ़ेंगे। जबकि दूसरी कौन है, संसदीय या संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है, ये अस्थायी समितियाँ हो गई। क्लियर, बात समझ पाए? अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो वित्तीय समिति है पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वित्तीय समिति। ठीक, वित्तीय समिति क्या है इसको समझिए। तो रुपए पैसे से जुड़ी हुई जो समितियां हैं उनको वित्तीय समिति कहते हैं।
तो रुपए पैसे मतलब वित्त से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई, वही तुम्हारी कौन होगी? वित्तीय समिति। तो वित्तीय समिति में 3 प्रकार की है, प्राक्कलन, लोक लेखा, उपक्रम। तीनों याद रखना, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन, लोक लेखा, उपक्रम, ठीक है, लोक उपक्रम बोल देंगे यार, है ना। तो प्राक्कलन में क्या होता है? प्राक्कलन का मतलब होता है एस्टीमेट, अंग्रेजी में कहते हैं एस्टीमेट। जब देखो मान लो एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, जब मान लो जब त्यौहार वगैरह होते हैं, दीपावली वगैरह, है ना, तो उनका क्या कहते हैं, मम्मी पापा कह देते हैं देखो पूरा जो सामान लाना होगा एस्टीमेट तैयार करो, हैं, एस्टीमेट तैयार, ये सामान लाना है, पूरा बजट तैयार करो, कितने का लगभग मिलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैं लिखेंगे ये धनिया पुदीना जो बीजा अनान होता है, उसके बाद रुपये पे जोड़ करके लास्ट में बताएं कि लगभग इतना खर्चा आ जाएगा, ये सामान लाना है। तो ये प्राक्कलन समिति क्या है, ये एस्टीमेट समिति क्या है, इसमें सरकार जो है वो बजट निर्धारित करती है, ठीक है, रुपए जो निकालेगी उसका बजट निर्धारित करती है। देखो उधर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा प्राक्कलन समिति, यह धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है, ठीक है। अब धन निकालने के लिए बजट तैयार करती है, तो भैया बजट तैयार कौन करेगा, पहले ये समझिए। जो सरकार होगी वही तो तैयार करेगी। क्या है कि हमारे धन का निकालेगी, क्योंकि देश के विकास कार्यों को उसको करना है। तो भैया अब मान लो बहुत सारे विभाग हैं हमारे, रेल वाला विभाग है, ठीक है, उसके अलावा सड़क, ठीक, उसके अलावा शिक्षा, बहुत सारे विभाग हैं। तो सरकार सबके लिए जितने विभाग हैं उनके लिए अपना अलग अलग बजट तैयार करती है ना। और तैयार करने के बाद निकालने के लिए बजट तैयार करती है। तो किस समिति के तहत तैयार करेगी? प्राक्कलन समिति के तहत। और ये सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी स्थायी समिति है, ठीक है। अब ये सोचिए कि इस समिति में जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे। तो देखो, जो तुम्हारा विकास कार्य करने का जो ये काम है, किसका होता है? विकास कार्य करने का काम किसका होता है? सरकार का, सरकारी का तो होता है विकास कार्य करने का। तो सरकार में कौन लोग होते हैं? लोकसभा के सदस्य तो होते हैं भैया, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो उनका अपना अलग काम, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिमंडल होते हैं, यही सब लोग तो विकास कार्य करते हैं। तो भैया मेन चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो विकास कार्य कौन करेगा? सरकार के लोग। सरकार के लोग कौन? लोकसभा के लोग। लोकसभा में कौन? मंत्रिपरिषद के और मंत्रिमंडल के सदस्य, यही लोग करेंगे। तो इस समिति में सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं, केवल लोकसभा के। राज्यसभा के सदस्य क्यों नहीं ले आते हैं? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो सरकार के अंग नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं वो सरकारी कार्यों में वो थोड़ा भाग ले रहे हैं, वो तो उनका अलग विभाग है ना, ठीक। तो इसलिए वो जो है लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य इस समिति में नहीं होते हैं। किस सभा के सदस्य समिति, इस समिति में किस सभा के सदस्य होते हैं? लोकसभा के लोग। इसमें लोकसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30, याद रखना है। तो प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कितने लोग तैयार करेंगे? लोकसभा के सदस्य तैयार करेंगे। कितने लोग? लगभग 30 लोग। 30 सांसद जो होते हैं या फिर मंत्री लोग, वो लोग तैयार करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को पैसे की जरूरत पड़ेगी। और ये समिति जो कार्यकाल इसका होता है, हर वर्ष ये जो कार्यकाल इसका चेंज होता रहता है, मतलब 1 साल के लिए होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 वर्ष के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझिए, क्या इसमें कोई विपक्ष का नेता शामिल हो सकता है क्या? विपक्ष का मतलब दूसरी पार्टी का नेता, तो वो नहीं शामिल होगा। क्या नहीं शामिल होगा? क्योंकि भैया विकास कार्य उन्हीं को करता है जिनकी सरकार है। जिनकी सरकार से बीजेपी की वर्तमान समय में सरकार है, तो वही तो विकास कार्य करेगा। तो वही लोग जब विकास कार्य करते हैं तो विपक्ष का नेता इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी विपक्ष का नेता शामिल नहीं होता, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो बिल्कुल देखो, सब इसमें क्या याद रखना? प्राक्कलन समिति क्या है? ये बजट तैयार करती है रुपए निकालने के संदर्भ में। किस कार्य में कितना रुपया खर्च होगा, सरकार ये एस्टीमेट बना लेती है। और बनाने के बाद इस समिति के तहत जो है रुपए का बजट निकालने के लिए ये तैयार करती है। इसमें कौन कौन भाग सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के क्यों होते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया, क्योंकि राज्यसभा जो है उसके लोग जो है वो विकास कार्य थोड़ा करते हैं। जो विकास कार्य करने का यानी सरकार का कार्य है वो लोग एक सभा के सदस्यों का होता है, तो वही लोग रुपये निकालते हैं। इसके अलावा 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। और इसमें विपक्ष का कोई नेता भाग नहीं ले सकता है। अब ये वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है गिरीश बापट, ठीक है। गिरीश बापट जो है वर्तमान समय में आपकी जो प्राक्कलन समिति है उसके अध्यक्ष। बात समझ पाए कि नहीं? ये 3-4 बातें हैं आपको याद रखनी है। इसके बाद अगली जो समिति है वो लोक लेखा समिति है, ठीक है। लोक लेखा समिति क्या होती है समझिए। अब देखो, इसको ध्यान समझना है। लोक लेखा समिति जो होती है, ये जो रुपया धन निकाला गया है, जितना ये धन सरकार ने निकाला है कि ये काम में खर्च करेंगे, ये काम में खर्च करेंगे, उस काम में खर्च करेंगे, ये प्राक्कलन समिति के लोगों ने बजट बना लिया। अब क्या है, लोक लेखा समिति क्या करती है? ये चेक करती है कि भैया जौने कार्य के लिए रुपया ये निकाले हैं, बजट बनाए हैं, क्या भैया ये रुपया उसी कार्यों के लिए लगा है, खर्च हुआ है कि नहीं। तो ये चेक करती है। ऐसे समझ लो जैसे जनरली मान लो तुम्हारे घर में एस्टीमेट बना लिया गया ये कार्य के लिए है। अभी हमने बताया, उदाहरण दिया, दीपावली के त्यौहार में ये सामान बनाने के लिए एस्टीमेट बनाया गया। और बनाने के बाद जो है क्या कर दिया गया, पैसा घर से जो है पापा लोगों ने दे दिया। अब कोई भाई जो है वो गया सामान लेने, और सामान लेने के बाद
और जो जितना एस्टीमेट बनाया गया था पैसे का इतना इतना खर्च होगा, उसके बाद ज़रूरी थोड़ा कि कुछ कहो, तुम ही लोग जाते हो कुछ ना कुछ बचा लो, कहते चुंगी लगाना वही मैं बचा लो कहो थोड़ा बहुत, अब कहो एक दो सामान ना लाओ, तो मम्मी दिखिए पर्चा दिखिए ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ये हाँ है सब सामान है, अब देखिए एक चीज़ नहीं आई, यह कहाँ नहीं आई थी, अब तुम वही चीज़ ना ला करके रुपया बचा लेने लोग, ठीक है। तो मम्मी जांच करती है, तो वैसे ही जो सरकार है ये, ठीक है, सरकार ये रुपया निकालती है, मान लो कौन कार में रुपया नहीं खर्च की, तो लोक लेखा समिति क्या करती है, जांच करती है कि तुम घपला तो नहीं कर देनी है ना, इतना रुपया ले गयो कैसे तो नहीं कोनो कार करी नहीं, वो तुम रुपया मुख्य नाम पर ले गयो करी नहीं, तो कौन समिति करती है, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में सदस्य अब कौन होंगे, अब दिमाग आपको लगाना है कि अगर लोक लेखा समिति में इसी मतलब लोकसभा के ही केवल सदस्य रहेंगे तो क्या कोनो वो बात बताएंगे सही में, वो नहीं बताएंगे भैया, वो तो उन्हीं की सरकार है। तो इसमें जरूर विपक्ष का नेता होगा, है ना, विपक्ष का नेता, तभी तो बताया कि देखो इन घपला कर देनी नहीं लोग। तो इसलिए देखो संविधान वाले कितने होशियार जान रहे हैं कि अगर ये समिति में विपक्ष का नेता नहीं रहेगा तो ये फिर ये समिति बेकार है, कोनो काम है कि नहीं है। जो ये सरकार वाले व्यक्ति हैं चाहे खर्चा करें चाहे ना खर्चा करें, जाँच उन्हीं को करनी है, और जाँच उन्हीं को करनी तो क्या बता देंगे कोनो दिक्कत नहीं, वो तो लगा दिया विकास कार्यों में। तो इसीलिए इस समिति में जो सदस्य होते मतलब वो जो तुम्हारा अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हो, मेन लीडर जो होगा इस समिति का कौन होगा, विपक्ष का नेता, ठीक। लेकिन इसमें लोग कौन कौन होते हैं तो समझिए, देखिए, तो लोक लेखा समिति क्या करती है, बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच करती है, ठीक है। ऊपर धन निकाला था किसमें, प्राक्कलन समिति में, तो जो धन निकाला गया उसकी जाँच करती है कौन, लोक लेखा समिति। अब क्या है, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहते हैं। अब जुड़वां बहन क्या कहते हैं, मान लो एक बड़ी बहन जो है और उससे सामान मंगाया गया, हाँ वो क्या है पूरा खर्च ना करके रुपया बचा ली, तो छुटकी वाली बहन देखी कि दीदी इतने रुपये लेके ना पूरा नहीं खर्च करी, नहीं बताइए मम्मी का, ठीक है। तो ये समिति क्या करती है ये समिति क्या करती है, ये इसने अगर नहीं रुपया खर्च किया है तो ये बताएगी कि देखो इन्होंने पूरा रुपया नहीं खर्च किया, घपला कर दिया है, तो इसीलिए इसको जुड़वां बहन कहते हैं। किसकी, प्राक्कलन समिति के। तो क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन जो है कौन सी समिति है, तो आप बताओगे लोक लेखा समिति। बात समझ पाए। अब इसमें मेंबर कितने होते हैं तो ये देख लेते हैं। तो इसको देखो, इसमें मेंबर जो हैं लोकसभा के भी रखे जाते हैं, राज्यसभा के भी रखे जाते हैं, मेंबर दोनों रखे जाते हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के। तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं तो 15, राज्यसभा के कितने होते हैं 7, ठीक है। देखो लोकसभा ये आप कर सकते हो कि 2:1 के अनुपात के रूप में सदस्य इसमें लिए जाते हैं। 2:1 के रूप में मतलब क्या, मतलब 7 अगर लिए गए हैं राज्यसभा के तो उसका 7 का दुगना कर देंगे 14 और एक और जोड़ देंगे 15, तो लगभग 15 सदस्य किससे लिए आते हैं, लोकसभा से। तो कुल मिलाकर सदस्य इसमें कितने होते हैं 22। कितने सदस्य होते हैं समिति में 22। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है भैया, 1 वर्ष के लिए ये बजट तैयार हुआ था तो 1 वर्ष के लिए ये भी होता है, ठीक है। बात समझ पाए। और बिल्कुल अब यहाँ पे समझिए, अब इस समिति का जो अध्यक्ष लीडर बनाया जाता है कि ये लोग काम तो कर रहे हैं लोकसभा वाले राज्यसभा वाले, ठीक। अब मान लो अगर इन्हीं को सदस्य रखा जाए, लोकसभा ये भी जाँच करेगी सदस्य और ये भी जाँच करेंगे राज्यसभा वाले भी, तो मान लो किसी तरीके से लोकसभा के जो सदस्य हैं इन्होंने इनसे क्या कर लिया, राज्यसभा वाले से किसी तरीके से बना लिया एक दोस्ती कि भाई साहब उनका भला हुआ है और तुम बताना नहीं है और हम लोग मिल बांट के ले लेंगे, तो ये लोग मिल गए। लेकिन विपक्ष का नेता जो है वो क्या करेगा, अगर उसको नहीं बनाया गया, इस समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लीडर नहीं बनाया गया, तो ये लोग अपना इसे बंटवारा कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। वैसे जानते हो भ्रष्टाचारिता के मामले में इंडिया बहुत आगे है ना, तो ये कर लेंगे। तो क्या किया गया कि इसमें जो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, मेन लीडर बनाया गया, वही बनाया गया कौन, विपक्ष का नेता। जो विपक्ष का मेन नेता होगा वही बनाया। तभी देखो अभी राफेल घोटाला हुआ था, है ना, राफेल घोटाला हुआ, वो तो हुआ ही जर्नली, तो अभी राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, बार बार कह रहे थे कि घोटाला हुआ। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, तमाम दुनिया भर के घोटाले होते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे देखो विपक्ष का नेता जो है वो बनाया गया जाता है कौन, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। जबकि इस समिति में विपक्ष के नेता का कोई जरूरी कार्य नहीं है, ठीक है। आगे फिर देखिए, वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन। कौन है ये भी आप चाहो तो याद कर लो, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, ये बदलते रहेंगे। बात समझ पाए कि नहीं। इसके अलावा देखो एक चीज़ और, इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, देखो अब जैसे आप ही समझिए, वर्तमान समय में बीजेपी है, तो बीजेपी में कुल कितने सांसद हैं, 302, और 302 में से कुछ को निकाल करके क्या किया गया है, मंत्रिमंडल बनाया गया है। अरे भैया मंत्री का पद कुछ ही को, सबको 302 को थोड़ा दे देंगे वो सरकार। तो इनमें से 302 में से कुछ लोगों को सरकार ने मंत्री बना दिया है। तो जो इनको मंत्री बना दिया है, ठीक है, वही सब सरकार का कार्य करेंगे। बाकी जो बचेंगे वो सदस्य तो रहेंगे लोकसभा के, लेकिन उनको मंत्री पद का कार्य नहीं दिया गया,
ठीक है। तो उन्हीं सदस्यों को लोकसभा में लिया जाता है, यानी मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं, जो सरकार चला रहे हैं, ठीक है, उनको इस समिति में भाग लेने नहीं दिया जाता है। बात समझ पाए कि नहीं? और साथ ही साथ राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनको भाग लेने दिया जाता है। क्लियर? क्योंकि मंत्रिमंडल में जिन्होंने ये एस्टिमेट दिया था वही अगर सदस्य हो जाएंगे तो वो क्या जांच करेंगे? जांच करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए उनको उसमें, तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं ये नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे और देखो यहाँ पे कैग जो होती है ये भी जांच करती है सरकार के कार्यों की, कितना रुपया कहाँ पे खर्च किया गया है, तो ये कैग इनकी सहायता करते हैं। ठीक है, समझ पाए? ये भी आप इसको आएगा तो डिटेल में फिर आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद 2 समितियाँ हो गई, प्राक्कलन समिति और कौन हो गई? लोक लेखा समिति। अब एक कौन है? लोक उपक्रम समिति। ये क्या है? तो जितनी भी सरकारी कंपनियाँ होती हैं, सरकारी कंपनियाँ कौन से? BSNL है वर्तमान समय में, BSNL है मोबाइल वाली, ठीक। इसके अलावा NTPC रेलवे चलाने के लिए, ठीक। तो सरकारी कंपनियां जो हैं उनमें रुपए का जो व्यय होता है उसकी जांच करने के लिए कैसे कार्य कर रहा है, क्या कहीं कोई कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही है, इनके कर्मचारी सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई है उसको कहते हैं लोक उपक्रम। क्या कहते हैं? लोक उपक्रम समिति। तो यहाँ पर आपको रखना है, याद रखना है कि ये सरकारी कंपनी जैसे NTPC, BSNL, एयर इंडिया, ठीक है, आदि की जाँच करती है। क्लियर? लोक उपक्रम में क्या उपक्रम है? उपक्रम मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी जांच करेगी, जितनी भी सरकारी संस्थाएं, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो तुरंत याद रखना है, देखो इसमें भी 22, इसमें भी 22, इसमें भी लोकसभा से 15, इसमें भी लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, राज्यसभा से 7 यहाँ से। कार्यकाल इसका सभी का 1 वर्ष होता है। जितनी स्थायी समितियाँ हैं, कोई भी स्थायी समिति जो है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए ही होता है, जबकि अस्थायी समिति जो होती है ये जरूरी नहीं कि हर साल आए, जब जरूरत पड़ती तब इनको बनाया जाता है, उनको बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें क्या है, जो कैग रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, उसकी भी ये समिति जांच कर लेती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो बस आपको ये समितियां जो हैं, तीनों समितियां अब याद हो गई होंगी। बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस समिति का अध्यक्ष जो होता है वह किस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है, तो तुरंत आप बता दोगे कौन समिति होती है? लोक लेखा समिति, यही जांच करती है। प्राक्कलन समिति में कोई विपक्ष का नेता हो सकता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसमें हमने आपको बता दिया क्यों नहीं है। बाकी आप ये भी याद कर सकते हो, ऐसी कौन सी समिति है, प्रश्न ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऐसी कौन समिति है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता है, तो कौन है समिति? प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो वित्तीय समिति की जितनी कॉन्सेप्ट है हमने आपको बता दी, ये पहले खत्म हो गई। अब इसके बाद देखेंगे विभागीय जांच सदन अन्वेषण सेवा समिति। ठीक है, तो ये नोट कर लो चीज़ें। देखो इसके बाद यहाँ तक हमने आपको बता दिया जो है वित्तीय समिति के बारे में बता दिया। इसके बाद विभागीय समिति जो है विभिन्न प्रकार के विभागों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जांच समिति में क्या होता है, मान लो जनता जो है, ठीक, जनता का कोनो प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए जांच समिति जो है बनाई जाती है। जैसे ये समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि अभी कोई भी विकास कार्य हो रहा है, अब जनता की ज़मीन जो है वो ले ली गई। ऐसे अभी मान लो कोनो हाईवे बन रहा है, अब हाईवे में बहुत सारे किसानों की ज़मीन आ गई, अब किसानों की जो ज़मीन वो आई है उसको सरकार ने ले लिया, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सरकार जो है वो आपकी कोई भी संपत्ति है उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन कोनो व्यक्ति नहीं कर सकते। ये जो है आपका मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के संदर्भ में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, मान लो सरकार ने ले लिया, अब मान लो 1 बीघा खेती है, उसकी कीमत जो है मार्केट में है 10 लाख रुपया है, लेकिन सरकार ने क्या किया, 2 लाख रुपया आपको दे दिया और पूरी आपकी ज़मीन ले ली। अब जनता को दिक्कत हो गई कि यार हमारी 10 लाख की ज़मीन सरकार जो है और 2 लाख रुपये में ले जा रही, तो यहाँ पे क्या है, जनता को प्रॉब्लम हो गई और जनता क्या करेगी, इनकी समस्याओं को जांच करने के लिए समिति बनाई जाएगी। तो सरकार क्या कहती है कि जो ज़मीन अगर मार्केट में 10 लाख की है, तो सरकार अगर उस ज़मीन को लेना चाहती है तो लगभग 4 गुना पैसा देगी। ठीक है, तभी देखो जो किसान वगैरह जो हाईवे वगैरह बनता है या रेलवे ट्रैक बिछता है, तो जितनी की ज़मीन वो होती है उससे लगभग 2 गुना से तो ऊपर सरकार देती है, 2 या 2.5-3 गुना है, 4 गुना तक पैसा जो है सरकार देती है। तो यहाँ पे जो है जनता की समस्या को किस समिति के तहत किया जाता है, आपको जांच से जांच, तो जांच समिति के तहत जनता की समस्याओं का वर्णन किया जाता है। इसके अलावा सदन की समिति जो है, तो सदन जो है लोकसभा, राज्यसभा, ये सदन होते हैं, तो सदन में नियम कानून और कार्रवाई जो होगी किस समिति के हिसाब से होगी, सदन की समिति होती है उसके हिसाब से होती है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा अन्वेषण समिति क्या होती है, तो अन्वेषण समिति जो होती है, इस समिति में जो SC ST हैं उनके खिलाफ ये सदियों से पुराने समय से ही क्या है, बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी SC ST से संदर्भित जो कोई बात है, तथ्य है, उसके लिए जो समिति बनाई गई है उसको अन्वेषण समिति कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? क्लियर? ठीक है, तो अन्वेषण समिति में क्या होता है, SC ST से जुड़े हुए विभिन्न जो कार्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न बातें जो है, तथ्य हैं,
इस समिति में रखे हुए हैं। इसके अलावा लास्ट जो है वो है सेवा समिति। तो सेवा समिति में क्या होता है, जितने भी ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने वेतन का निर्धारण खुद कर लेते हैं, भत्ते का निर्धारण खुद कर लेते हैं, आवेश का निर्धारण खुद कर लेते हैं। जैसे देखो पता ही नहीं चला लोगों को कब राष्ट्रपति का जो वेतन है वो बढ़ करके 5 लाख पहुँच गया, तो कौन समिति बढ़ाई होगी, सेवा समिति। तो सेवा समिति मतलब ये लोग सेवा करते हैं तो सेवा के लिए इनके क्या क्या भैया वेतन बढ़ाया जाए, अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं, भत्ता भी अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। भत्ते का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, भत्ते का मतलब ये यहाँ से जहाँ अपने घर है घर से जाएंगे अगर हैं संसद भवन में तो पेट्रोल लगेगा कि नहीं, तो पेट्रोल का खर्चा अलग से। अब मान लो जो इनका रिचार्ज वगैरह होता है फ़ोन, ये सब अलग से भत्ता मिलता है, वेतन तो अलग मिलता ही है, अब भत्ते में अलग वाले जो खर्चे आते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये नेता इतना कार्य करते हैं, इतनी सेवा करते हैं जनता की, तभी इतना बढ़िया इनका काम दिया। और तुम लोग जानते हो कितना बढ़िया कार्य और सेवा ये करते हैं, ये खुद ही अपना सेवा करवाते रहते हैं। अब आवास, अब घर जो है इनके आवास रहने के लिए व्यवस्था भी जो है वो भी सेवा समिति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये समितियाँ आपको पता चल गई, ये स्थायी समितियाँ होती हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है, ये कौन सी समिति है, प्रवर और संयुक्त समिति, संसदीय और संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और ये कैसी होती है, अस्थायी समिति। अस्थायी मतलब जब जरूरत पड़ती है तब इनको लाया जाता है ना, समझ पा रहे हो। अंग्रेजी भी याद रखना है इसको, एडहॉक, ठीक। तो ये प्रवर और संयुक्त समिति, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फिर ख़त्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अस्थायी समिति, ठीक है। अस्थायी समिति का गठन कब किया जाता है, जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, आवश्यकता के समय किया जाता है। जैसे हम वर्तमान समय में देखो अस्थायी समिति, पहले यह देखो कौन कौन सी दुई है, एक प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति, संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो यहाँ पे समझिए इनकी जरूरत कब पड़ेगी। तो प्रवर समिति की जरूरत तब पड़ती है जब मान लो केंद्र सरकार ने कोनो नया नियम कानून बना दिया, और जो नया नियम कानून बनाया गया अब वो क्या है, जनता को सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अटपटा नियम कानून है और इससे जनता का हित नहीं होगा। तो क्या है कि समिति का गठन किया जाता है, और ये समिति की जो गठन करने के बाद ये जांच करती है कि इस नियम और कानून में कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, ठीक है। कमियों को बताने के लिए, उजागर करने के लिए, जांच के लिए ये समिति बनाई जाती है, ठीक है। तो ये समिति 2 प्रकार से बनाई जाती है, एक प्रवर और संयुक्त प्रवर, प्रवर और संयुक्त प्रवर। प्रवर में क्या और संयुक्त प्रवर में क्या होता है, देखो प्रवर में क्या होता है, ये अलग अलग से बनाए जाते हैं, बट इसमें लोकसभा के 30 सदस्य अलग होते हैं, ये अपना अलग जाँच करेंगे, और राज्यसभा के 30 सदस्य अलग बना लेते हैं। प्रवर समिति 2 तरीके से हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए, कानून और विधेयक। जैसे अभी वर्तमान समय में एक नियम आया था, एक ये तुम्हारा जीएसटी वाला बिल आया था कि नहीं, जीएसटी मतलब सभी प्रकार के टैक्स जो है संशोधन जो है एक ही में कर दिया जाएगा। तो जीएसटी में कुछ अगर कमियां हैं तो उसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई जाएगी, प्रवर या संयुक्त प्रवर। तो प्रवर में क्या होगा, लोकसभा के लोग जो हैं वे जांच करेंगे, लोकसभा के 30 सदस्य जांच करेंगे, ठीक। और अलग से राज्यसभा के भी 30 सदस्य होंगे, वो अपना अलग जाँच करेंगे। तो जांच करने के बाद ये अपना रिपोर्ट देंगे। तो होगा क्या, जो लोकसभा के सदस्य हैं ये लोग तो समझो तुम नियम इन्हीं लोगों ने बनाया है। देखा जाए लोकसभा के जो सदस्य हैं इन्हीं में से तो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे कि नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो यही सदस्य हैं, इन्हीं के पार्टी के सरकार के लोग वो मंत्रिपरिषद में हैं। तो ये क्या कहेंगे, अगर ये केवल बना रहे हैं, ये कहेंगे कि नियम कानून बढ़िया है, सही है, इस अब अच्छा यही इनसे की जाएगी, यही ऐसा नियम देंगे ही। जबकि राज्यसभा के सदस्य जो हैं ये कहेंगे नहीं सही नहीं है, जो गलतियाँ होंगी बताएंगे, ठीक। तो ये उतना प्रवर जो समिति है वो उतने सही नहीं, लेकिन संयुक्त प्रवर समिति जो है ये ज़्यादा जरूरी है, ये ज़्यादा सही है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लोकसभा के सदस्य जो होते हैं 30 लाए जाते हैं और राज्यसभा के 15, ये दोनों मिल के एक साथ इनको बिठा दिया जाता है। और बैठाने के बाद कुल सदस्य कितने हो जाते हैं, 45। अब फिर ये किसी नियम कायदे कानून पर जांच करते हैं कि ये नियम कायदा कानून सही है कि नहीं। तो भैया अब ये अगर 15 है तो ये तो सरकार के उसमें होंगे नहीं फेवर में, ये क्या है, अगर जो बात सही होगी वो सही बताएंगे, जो गलत है वो गलत बताएंगे। अब भैया ये भी 30 है तो इनके अनुसार फिर इनको भी कार्य करना पड़ेगा, वही बात अगर सही है तो सही है, नहीं गलत है तो गलत। तो ये समिति जो संयुक्त प्रवर समिति है ये ज़्यादा कार्यकारी होती है किसकी तुलना में, प्रवर समिति की तुलना में। बात समझ पा रहे नहीं। तो बिल्कुल याद रखना, अस्थायी समिति जब जरूरत पड़ती है, अब मान लो कोनो नियम कायदा कानून आए, जरूरत पड़ेगी तभी तो समिति का गठन होगा, जनरली ये नहीं होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तभी इन समितियों का गठन किया जाता है, इसीलिए इन्हें अस्थायी तदर्थ समिति कहते हैं। और इधर दूसरा देखा जाए, दूसरी कौन समिति है, संसदीय तथा संयुक्त संसदीय समिति। अब मान लो घोटाला, किसी भी प्रकार का घोटाला होता है तो घोटाले की जांच करने के लिए ये समितियां आती हैं, संसदीय और संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। घोटाले की जांच करने के लिए ये समितियां आती हैं। तो इसमें भी देखो क्या है, लोकसभा अगर जांच करना चाहेगी तो उसके अलग से 30 सदस्य अपना जांच करेंगे, राज्यसभा के अलग से 30 सदस्य जांच करेंगे। तो संसदीय जो समिति है इससे बढ़िया होती है संयुक्त संसदीय समिति। इसमें क्या होता है, लोकसभा के 30 मेंबर लिए जाते हैं, राज्यसभा के 15 लिए जाते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है, वो मिल के बैठक करेंगे कि जो इसमें किसी भी कार्य के लिए जो पैसा खर्च किया गया है या दिया गया है, जैसे राफेल घोटाला वर्तमान समय में है, ठीक। सरकार देखा जाए तो उसमें राहुल गांधी आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के 30 और 15 सदस्य मिल करके उस बात की जांच करेंगे कि इस बार सही में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है।
बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अस्थायी या तदर्थ समितियाँ क्या होती हैं। ये सदस्य समितियाँ जो होती हैं ये मतलब ज़रूरी नहीं कि हर समय ये मौजूद रहें। ये समितियाँ जब ज़रूरत पड़ती है तब इनको बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये भी आपको याद करना है। ठीक, समितियाँ